शाम के 7 बज रहे थे। कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस से निकलकर मैं एक चाय की दुकान पर जाने वाला था। सिर में तेज दर्द था, होता भी क्यों नहीं। पिताजी की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। यही बात लगातार मन को कचोट रही थी। व्यापक शरीरवाल हेमरेज के चलते मस्तिष्क में खून जम गया है, जिसके कारण इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस उम्र में डॉक्टर सर्जिकल इलाज का जोखिम नहीं लेना चाहते। 20 दिन हो गए, दवाओं से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। हल्की सी चेतना है, पास जाओ तो हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, चेहरे से दर्द झलकता है, मुझसे शिकायत सी करते हैं। इतनी तकलीफ, क्या कोई इलाज नहीं? झूठी आशा देता हूँ, दवाई चल रही है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। मैं जानता था चमत्कार के अलावा कुछ नहीं बचा। डॉक्टरों ने भी यही कहा था। रास्ते में चलते हुए अचानक फ़ोन बजा। पटना से पड़ोसी मिस्टर रॉय का फ़ोन था। वे मेरे फ्लैट के ऊपर रहते हैं। लगा हाल चाल जानने के लिए फ़ोन किया होगा। बोला, हेलो रॉय साहब, बताइए। उधर से आवाज़ आई, कैसे हैं चाचा जी? उदास स्वर में कहा, बिल्कुल ठीक नहीं, कोशिश चल रही है, आप तो जानते ही हैं। कुछ पल चुप रहकर रॉय साहब बोले, यहाँ एक और घटना हुई है। शांति चाची अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत भी खराब है। उनकी बेटी दामाद आज आपको ढूंढने आए थे। चिंतित होकर पूछा, क्यों, पैसे की ज़रूरत है क्या? नहीं, वैसी कोई बात नहीं। फिर? अरे शांति चाची अस्पताल में परिवार वालों से विनती कर रही हैं, बंगाली दादा को बुलाओ। क्या? क्यों? उन्हें विश्वास है कि आपकी दी हुई दवा से वो ठीक हो जाएंगी। पागल हैं? उनके घर वाले भी यही कह रहे हैं, मगर वे टस से मस नहीं। कहती हैं बंगाली दादा की दवा जादू जैसा काम करती है। ऐसा भी होता है क्या? रॉय साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ दिन पहले भी उनके लोग आपको ढूंढने आए थे। हमने बताया आपके पिताजी बीमार हैं, आप कोलकाता गए हैं। आज फिर वहीं अर्जी लेकर आए। शांति चाची बार बार कह रही हैं, बंगाली दादा को बोलो 2 दिन के लिए आ जाएं। अस्पताल के डॉक्टर भी इस बात पर हंस रहे थे। आखिर में उन्होंने कहा, इतना विश्वास है तो उनको बुला ही लो, मनोबल बढ़ेगा। मैंने व्यवस्थित स्वर में कहा, इतना बुला रही हैं, वो भी कितनी नेक दिल इंसान है। जा पाता तो अच्छा होता, मगर करूं क्या? पिताजी की देखभाल अकेले संभाल रहा हूँ। छोटा भाई कश्मीर में है, छुट्टी नहीं मिल पाई। जब वह आ जाएगा तब पटना आ जाऊंगा। पटना में मेरा अपार्टमेंट तब तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। बिल्डर ने जल्दबाजी में मेरा फ्लैट पूरा कर दिया। मुश्किल यह थी कि जिस मकान में मैं किराए पर रहता था, मकान मालिक ने आधा हिस्सा बेच दिया था। पूरा मकान टुकड़े टुकड़े में बेचकर वे कोलकाता जाने वाले थे। ऐसे में जोखिम उठाकर मैंने 64 फ्लैट वाले अपार्टमेंट में या ऑक्यूपेंट बनकर अपनी दमयंती और 5 साल की बेटी को लेकर अर्ध समाप्त अपार्टमेंट में ही डेरा डाल दिया। 50 साल की उम्र वाली बिहारी महिला मजदूर शांति चाची बिल्डर के यहाँ काम करती थी। उनका परिवार पटना से 30 किलोमीटर दूर खुसरूपुर में रहता था। शांति चाची 15 दिन में एक बार घर आ जाती थीं। उनके पति बेहद सुंदर थे, मगर शराब और असंयमित जीवन के कारण जल्दी चल बसे। शांति चाची कहती, सारा दोष मेरा है। राजकुमार जैसे लड़के के साथ काली चुड़ैल की शादी कराओगे तो वह भागेगा ही। जब उनके बेटे को देखा तो हमें लगा पति के बारे में बताने में शायद उन्होंने अतिशयोक्ति नहीं की थी। शांति चाची में कई गुण थे, मेहनती, सभ्य बोलचाल वाली, मददगार इत्यादि। ऐसी शांति चाची को मेरी पत्नी दमयंती ने घर के काम पर रख लिया। सुबह बिल्डर के यहाँ काम पर जाने से पहले और शाम को लौटकर वे हमारे घर का काम करती। शाम को आते ही दमयंती उनके लिए नाश्ता तैयार रखती। चाय नाश्ता पाकर शांति चाची खुशी से गदगद हो जाती थीं। नवंबर के अंत में एक दिन सुबह वे काम पर नहीं आईं। दमयंती ने ढूंढा तो पाया एक अधूरे फ्लैट में बुखार से तप रही हैं। खिड़कियों में शीशे नहीं लगे थे। पूरी रात ठंडी हवा लगने से तबीयत बिगड़ गई। इसी प्रकार के कमरे में ही सभी मजदूर रहते थे। हम उन्हें अपने घर ले आए। दवा और देखभाल से 4 दिन में ठीक हो गईं। दमयंती ने कहा, आज से रात को यहीं सोना। हमारे छोटे से परिवार और खाली पड़े कमरों ने शांति चाची का रैन बसेरा बना दिया। दिन में पास की दुकान से खाना लाती, रात में दमयंती के हाथ का खाना खाती। बेचारी कृतज्ञता से भर गई। रोटी बनाने का काम खुद संभाल लिया। मौका मिलते ही पंखे की धूल साफ करती, किताबों की अलमारी चमकाती। मना करने पर नहीं मानती। ये मेरे भैया का घर है, मेरा फर्ज बनता है। उनके आने से हमें भी सुकून मिला। पहले शाम को बाहर जाने में डर लगता था। इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में अकेले रहते थे। अब वह डर नहीं रहा। पत्नी बच्चों को छोड़कर
टूर पर भी निश्चिंत होकर जाने लगा। एक रात करीब 2 बजे दमयंती ने झकझोर कर जगाया। सुनो, इतनी रात को चूड़ियों की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं भूत प्रेत तो नहीं? डरते डरते ड्राइंग रूम गया तो देखा शांति चाची बैठी पैर दबा रही हैं। उनके हाथों की चूड़ियां खनकने लगी। नींद खुल गई। मुझे देखकर शर्मिंदा हुई। बहुत दर्द हो रहा था भैया, नींद नहीं आई। मैंने दर्दनाशक क्रीम दी। बेचारी इस उम्र में इतना काम करती, हाथ पैर का दर्द तो होगा ही। एक शनिवार को वे घर गईं, मंगलवार तक नहीं लौटी। बुधवार को उनका पोता आया। दादी को पेट की तकलीफ है। पूछा, दवा ली? गांव का दुकानदार ने गोली दी थी, काम नहीं की। उसने जेब से दवा निकाली। देखने से ही लगा दवाइयाँ नकली हो सकती हैं। मैंने अच्छी कंपनी की दवा लिख कर दी। 3 दिन बाद शांति चाची हंसती हुई आईं। भैया की दवा ने रामबाण जैसा काम किया। उसके बाद छोटी मोटी बीमारी होने पर वे सीधे मेरे पास आती। मुंह में छाले, जुकाम, बुखार सब ठीक हो जाता। बिल्डर का काम पूरा हो गया। शांति चाची को उन्होंने अपने पास रख लिया। उनका पता बदल गया, मगर वे हमें नहीं भूली। रविवार को छुट्टी लेकर आ जाती। दमयंती के साथ घर का काम करके लौट जाती। पिताजी की बीमारी के 1 महीना पहले भी आई थी। छोटा भाई कश्मीर से लौट आया। पिताजी को अस्पताल से घर ले आए। डॉक्टरों ने मुंह मोड़ लिया था। अब घर पर ही देखभाल। भाई को जिम्मेदारी सौंपकर मैं पटना लौटा। फ्लैट में घुसते ही खबर मिली, शांति चाची नहीं रही। उनकी बेटी और दामाद मिलने आए। मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं थी, मगर उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। बेटी बोली, मामा जी। माँ आपका रास्ता देखते देखते चली गई। कितना भरोसा था, भैया की दवा से ठीक हो जाऊंगी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। चली गई शांति चाची। पर आज भी याद आती है। शांति चाची को याद करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास चोखेर बाली का वह कथन याद आता है, संसार में न कोई अपना होता है न पराया, जो अपना समझ लेता है वही अपना होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।